एवरीवन, वेलकम बैक टू एल्गोरिदम एजुकेशन एंड माय नेम इज़ उपेंद्र यादव। तो हम लोगों ने सीक्वेंसेस ऑफ रियल नंबर्स की लेक्चर सीरीज़ को स्टार्ट किया था, जिसमें आज है हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। तो इससे पहले के लास्ट के लेक्चर में हम लोग कॉसी सीक्वेंस से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स एंड रिजल्ट्स एंड प्रॉपर्टीज़ थी, तो उनके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। और अभी तक मैं इस लेक्चर सीरीज़ में बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। तो अगर आप उन सभी टॉपिक्स को विद एग्जाम्पल के साथ बहुत ही अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो इसके लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए। सीक्वेंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी आप लोगों को, और आप लोगों को सीक्वेंस के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, तो आप लोग उन लेक्चर्स को भी देख सकते हैं। देन इसके बाद आज के लेक्चर में हम लोग कॉसीज जनरल प्रिंसिपल फॉर कन्वर्जेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट को रीड करेंगे कि कॉसीज जनरल प्रिंसिपल क्या होता है, फिर उसके मतलब को समझेंगे। देन इसके बाद मेरे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं आप लोगों को समझाने के लिए, तो हम लोग उन एग्जाम्पल्स को डिस्कशन करेंगे। क्योंकि अगर हम किसी थ्योरम के स्टेटमेंट को अगर हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं ना, तो वो जो थ्योरम का स्टेटमेंट होता है वो हम लोग को अच्छे से समझ आ जाता है, और ये भी हम लोग पता लगा लेते हैं कि इस थ्योरम को अप्लाई किस तरीके से किया जाता है। तो इस वजह से हम लोग एग्जाम्पल्स को भी इसी लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो कॉसीज जनरल प्रिंसिपल फॉर कन्वर्जेंस को डिस्कशन करने से पहले एक बार हम लोग जल्दी से कॉसी क्राइटेरिया फॉर कन्वर्जेंस के स्टेटमेंट को देख लेते हैं। वैसे तो कॉसी क्राइटेरिया फॉर कन्वर्जेंस के स्टेटमेंट को मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन एक बार यहाँ पर हम लोग फिर से जल्दी से देख लेते हैं, जिससे आप लोगों को ये स्टेटमेंट याद भी बना रहेगा। तो स्टेटमेंट ये है, अ सीक्वेंस ए एन ऑफ रियल नंबर्स इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज अ कॉसी सीक्वेंस। मतलब अगर हमारे पास एक सीक्वेंस है ए एन जो आर में बिलोंग कर रही है, तो अगर वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है इसका मतलब वो कॉसी सीक्वेंस है, और अगर वो कॉसी सीक्वेंस है इसका मतलब फिर वो एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। ठीक है, तो आप लोग इस स्टेटमेंट को भी याद रखना। और इस कॉसी सीक्वेंस के चैप्टर में तीन चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहली कॉसी सीक्वेंस की डेफिनेशन, आप लोग को डेफिनेशन याद होनी चाहिए कि कॉसी सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या होती है। देन इसके बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है कॉसी क्राइटेरिया फॉर कन्वर्जेंस, तो इसका आप लोग को स्टेटमेंट भी याद होना चाहिए, और अगर इसका प्रूफ भी आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं आता है तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट याद होना चाहिए। देन इसके बाद थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है कॉसीज जनरल प्रिंसिपल फॉर कन्वर्जेंस, तो इसका भी आप लोग को स्टेटमेंट याद रहना चाहिए। मेरा यहाँ पर याद करने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग रट्टा मार रहे हो बैठ के, नहीं, आप लोगों को ये आना चाहिए कि स्टेटमेंट को अप्लाई कैसे किया जाता है, और ये तभी आप लोग कर पाओगे जब किसी भी थ्योरम का स्टेटमेंट आप लोगों को याद होगा। तो स्टेटमेंट अगर आप 2-3 बार रीड करोगे ना, तो वो तो आप लोगों को ऑलरेडी याद हो जाएगा, या फिर अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को करोगे तब भी स्टेटमेंट आप लोगों को याद हो जाएंगे। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट काम है वो ये है कि आप लोग को स्टेटमेंट अप्लाई करना आना चाहिए, कि स्टेटमेंट को किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग कॉसीज जनरल प्रिंसिपल फॉर कन्वर्जेंस के स्टेटमेंट को देख लेते हैं। देन इसके बाद इस स्टेटमेंट का पोस्टमार्टम करेंगे कि इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है। देन इसके बाद दो एग्जांपल्स हैं, तो हम लोग उन एग्जांपल्स को भी डिस्कशन करेंगे। तो स्टेटमेंट ये है, अ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ सीक्वेंस ए एंड टू बी अ कन्वर्जेंट इज दैट to each epsilon is greater than 0 there corresponds a positive integer m such that mod of a n plus p minus a n is less than epsilon for all n is greater than and equal to m and p is greater than and equal to 0। अब देखो, अगर हमारे पास कोई एक सीक्वेंस ए एन है, और अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि इस सीक्वेंस को कन्वर्जेंट सीक्वेंस प्रूफ कीजिए, तो आपके पास बहुत सारे मेथड हैं किसी भी सीक्वेंस ए एन को कन्वर्जेंट सीक्वेंस प्रूफ करने के लिए, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस हम लोग मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम का यूज करते हैं। मतलब अगर हमें किसी भी सीक्वेंस को कन्वर्जेंट प्रूफ करना हो ना, तो सबसे पहले उसकी मोनोटोनिसिटी चेक कर लीजिए कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या फिर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, मतलब मोनोटोनिक सीक्वेंस होनी चाहिए। ठीक है, प्लस अगर हम बाउंडेड भी प्रूफ कर देते हैं तो हम बोल देते हैं ना कि ये सीक्वेंस क्या है, एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। लेकिन बहुत सारी सीक्वेंस ऐसी भी एग्जिस्ट करती हैं जिनकी मोनोटोनिसिटी चेक करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। जो भी मैंने आपको टूल्स बताए ना मोनोटोनिसिटी चेक करने के लिए किसी भी सीक्वेंस के लिए, अगर आप उन टूल्स की हेल्प से उस सीक्वेंस की मोनोटोनिसिटी चेक करोगे ना, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। आप पता ही नहीं लगा पाओगे कि ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, या फिर ये मोनोटोनिक सीक्वेंस है भी है या फिर ये नहीं है। तो अगर मैं आपको उस टाइप की सीक्वेंस दे दूं, तो फिर आप कैसे चेक करोगे कि ये एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है या फिर ये नहीं है। प्रॉब्लम हो गई ना आप लोगों को चेक करने में।
तो उसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कॉशी's जनरल प्रिंसिपल फॉर कन्वर्जेंस के कंसेप्ट को लाया गया था। तो इस स्टेटमेंट का बेनिफिट ये होता है कि अगर हमें कोई भी सीक्वेंस दे दी जाए, हम उस सीक्वेंस की बिना मोनोटोनिसिटी को चेक किए हुए, बिना उसकी बाउंडेडनेस को चेक किए हुए बता सकते हैं कि ये एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है या फिर ये नहीं है। और अगर हमें उस सीक्वेंस की लिमिट भी नहीं पता हो ना, तब भी हम लोग बता सकते हैं कि ये एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। ठीक है, तो ये तो इसके एप्लीकेशन हो गए, लेकिन अभी तक हम लोगों ने इस स्टेटमेंट का पोस्टमार्टम तो नहीं किया ना कि इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। तो चलिए अब हम लोग इस स्टेटमेंट का मतलब समझते हैं। देखो, अगर हमारे पास कोई एक सीक्वेंस an है, तो उस सीक्वेंस an को हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस तभी बोलेंगे जब हर एक एप्सिलॉन के लिए हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर m एग्जिस्ट करना चाहिए इस तरीके से कि mod of an plus p minus an is less than epsilon for all n is greater than and equal to m and p is greater than and equal to 0। मतलब आपको चाहे जो भी एप्सिलॉन दे दिया जाए, आपकी जो मर्जी हो उस एप्सिलॉन को चूज कर लीजिए, तो उस हर एक एप्सिलॉन के करस्पॉन्डिंग आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर m इस तरीके से एग्जिस्ट करना चाहिए कि अगर हम m से ग्रेटर देन जितने भी पॉजिटिव इंटीजर को चूज करें ना, उन सभी पॉजिटिव इंटीजर के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। मतलब ये जो डिफरेंस है ना an प्लस पी माइनस an, ये जो डिफरेंस आना चाहिए ये हमेशा एप्सिलॉन से लेस देन होना चाहिए। तो अगर किसी सीक्वेंस an के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना, तो हम लोग उस सीक्वेंस को बोलते हैं कि ये एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। ठीक है, और इसका कन्वर्जली पार्ट भी ट्रू होता है। अभी जो मैंने आपको कंडीशन बताई थी ना, वो नेसेसरी कंडीशन थी। अब सफिशिएंट कंडीशन ये है कि अगर हमारे पास कोई एक an सीक्वेंस है और अगर an एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, तो उस सीक्वेंस an के लिए इस कंडीशन को होल्ड होना ही पड़ेगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि ये कंडीशन होल्ड ना हो। अगर an एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी तो फिर वो इस कंडीशन को जरूर होल्ड करेगी। तो ये है सफिशिएंट कंडीशन। और नेसेसरी कंडीशन क्या है? नेसेसरी कंडीशन ये है कि किसी भी सीक्वेंस an को कन्वर्जेंट सीक्वेंस हम लोग तभी बोलेंगे जब वो इस कंडीशन को होल्ड करेगी। ठीक है, तो इस कंडीशन को भी ध्यान रखना, आप लोग को ये कंडीशन बिल्कुल नहीं भूलनी है। जैसे कॉशी सीक्वेंस की डेफिनेशन की कंडीशन को नहीं भूल रहे हो ना आप लोग, वैसे ही इस कंडीशन को भी ध्यान रखना। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं कि हमारे पास एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है द सीक्वेंस an where an is equal to 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3 and so on plus 1 by n is not a convergent sequence। यहाँ पर हम लोग को एक सीक्वेंस दी गई है an और सो ये करना है कि ये an सीक्वेंस एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं है। तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आप लोगों को कॉशी's जनरल प्रिंसिपल फॉर कन्वर्जेंस के बारे में बताया था। वहां पर मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कि अगर हमारे पास कोई एक सीक्वेंस an है तो उस सीक्वेंस an को कन्वर्जेंट सीक्वेंस हम लोग तभी बोलेंगे जब वो एक कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। कंडीशन क्या थी? For every epsilon is greater than 0, there exists a positive integer m such that mod of an plus p minus an is less than epsilon whenever n is greater than and equal to m and p is greater than and equal to 0। तो अगर किसी सीक्वेंस an के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी तो हम लोग बोलेंगे कि वो एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही होगी, या तो हम लोग को m की वैल्यू नहीं मिल रही होगी या फिर हमें कोई एक ऐसा एप्सिलॉन मिल जाएगा जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही होगी। मतलब वो जो डिफरेंस था ना mod of an plus p minus an, ये डिफरेंस एप्सिलॉन से ग्रेटर देन आ रहा होगा। तो अगर हमें कोई एक ऐसा एप्सिलॉन मिल जाता है जिसके लिए ये डिफरेंस अगर एप्सिलॉन से ग्रेटर देन है तो फिर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसका मतलब वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं होगी। तो यहाँ पर भी हम लोग को ये शो करना है कि ये जो an सीक्वेंस है ये एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं है। इसका मतलब या तो हमें m की वैल्यू नहीं मिल रही होगी या फिर हमें कोई एक ऐसा एप्सिलॉन मिल जाएगा जो डिफरेंस से ग्रेटर देन होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि पहले डिफरेंस को ही देख लेते हैं। तो वो जो डिफरेंस आएगा ना उसके अकॉर्डिंग हम अपना एप्सिलॉन चूज कर लेंगे, और अगर एप्सिलॉन नहीं मिलेगा तो फिर हम लोग m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखते हैं कि m की वैल्यू नहीं मिलती है हमें या फिर हमें कोई एक ऐसा एप्सिलॉन मिल जाता है। तो इस केस में हमें एप्सिलॉन की वैल्यू एक ऐसी मिल जाएगी जो कंडीशन को होल्ड नहीं कर रही होगी। अब डिफरेंस किसका चेक करना था? an माइनस am, और जहां पर n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू m, मतलब जो n की वैल्यू है वो m से ग्रेटर देन होनी चाहिए। तो अगर मैं पर्टिकुलर केस में n की वैल्यू 2m को कंसीडर कर लूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है, एंड 2m इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन m, क्योंकि जो n की वैल्यू है वो हम लोग 2m मान के चल रहे हैं और जो 2m होगा वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन m होगा। तो कंडीशन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा। तो अगर हम n की वैल्यू 2m ले लेते हैं तो यहाँ पर n की जगह 2m कर देते हैं। तो अब हमें डिफरेंस किसका चेक करना है?
A2m माइनस AM, और यहाँ पर हम लोग को ये सीक्वेंस भी दी गई है AN, तो जहाँ जहाँ n है उसकी जगह अगर हम 2m कर देंगे तो A2m निकल आएगा, और जहाँ जहाँ m है उसकी जगह अगर हम m को रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास AM आ जाएगा। तो A2m आएगा 1 प्लस 1/2 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1/m प्लस 1/m प्लस 1 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1/2m। तो ये तो A2m आ गया। अब AM क्या हो जाएगा? AM होगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 एंड सो ऑन प्लस 1/m। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे तो टर्म कैंसिल हो जाएगा ना, देखो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, इसी तरीके से आगे 1/3 भी आएगा ना, तो 1/3 से 1/3 कैंसिल हो जाएगा। तो कहाँ तक के टर्म कैंसिल हो जाएंगे? 1/m से 1/m कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या? हमारे पास बचेगा मॉड ऑफ 1/m प्लस 1 प्लस 1/m प्लस 2 एंड सो ऑन प्लस 1/2m। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने वही लिखा है, इज इक्वल टू 1/m प्लस 1 प्लस 1/m प्लस 2 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1/2m। अब अगर हम यहाँ पर इन सभी के डिनोमिनेटर को 2m से रिप्लेस कर दें तो ये वाली जो क्वांटिटी होगी, ये वाली जो क्वांटिटी है, ये इस वाली क्वांटिटी से ग्रेटर देन क्वांटिटी हो जाएगी ना, क्योंकि देखो ये जो m प्लस 1, m प्लस 2, m प्लस 3, m प्लस 4 एंड सो ऑन, ये जो डिनोमिनेटर में आ रहे हैं ये 2m से ग्रेटर देन है ना, तो मतलब यहाँ पर जो हम डिनोमिनेटर में 2m रिप्लेस कर रहे हैं वो इन सब क्वांटिटी से ग्रेटर देन क्वांटिटी है। तो अगर हम डिनोमिनेटर की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं तो इंक्रीज करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो पहली वाली वैल्यू से लेस देन आएगी ना। तो अगर हम यहाँ पर m प्लस 1, m प्लस 2, m प्लस 3 एंड सो ऑन इन सबको 2m से रिप्लेस कर देते हैं तो ये जो क्वांटिटी है ना ये इस वाली क्वांटिटी से ग्रेटर देन क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है, तो इन सब की जगह हम लोगों ने 2m लिख दिया और इक्वल टू के साइन की जगह हम लोगों ने ग्रेटर देन का साइन लगा दिया। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जो 1/2m 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 ये जो लिखा है ये कितने टाइम्स लिखा हुआ है? m टाइम्स लिखा हुआ है ना, तो 1/2m को अगर हम m टाइम्स ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1/2m इंटू m। तो m से ये m कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा? 1/2 बचा ना। तो डिफरेंस हमारे पास क्या आ गया? हम लोग किसका डिफरेंस चेक कर रहे थे? मॉड ऑफ A2m माइनस AM। तो ये डिफरेंस हमारे पास आ गया इज ग्रेटर देन 1/2, क्योंकि यहाँ पर देखो हम लोगों ने ग्रेटर देन का साइन लगा दिया था ना, तो ये जो डिफरेंस है ना ये हमारे पास ये आ गया कि A2m माइनस AM है ये हमेशा 1/2 से ग्रेटर देन रहने वाला है। तो पहले तो हम लोगों ने डिफरेंस चेक कर लिया। अब इस डिफरेंस के बेसिस पे हम अपना एप्सिलॉन चूज करेंगे कि एप्सिलॉन हम ऐसा क्या चूज करें कि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो। तो अगर हम यहाँ पर एप्सिलॉन की वैल्यू 1/2 ही चूज कर लें तब भी तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही ना। अब कैसे नहीं हो रही है? क्योंकि ये जो डिफरेंस है ना ये एप्सिलॉन से लेस देन होना चाहिए, मतलब 1/2 से लेस देन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने ये दिखा दिया कि ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिफरेंस है ये 1/2 से स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है। तो फिर 1/2 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1/2, ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता ना। अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि 4 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 4 तो ये तो बिल्कुल गलत है ना। वही तो यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि 1/2 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1/2, तो ये तो बिल्कुल गलत है ना कि 1/2 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन कैसे हो सकता है 1/2 से। अगर यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगा होता तो चलो चल भी जाता कि हाँ चलो इक्वल टू भी है, लेकिन यहाँ पर इक्वल टू का साइन तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये जो इक्वल टू का साइन था ना ये चेंज हो गया था और चेंज होके स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो गया था। तो यहाँ पर इस वजह से स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है, नॉट इक्वल टू नहीं है, तो कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो इस वजह से अगर हम एप्सिलॉन की वैल्यू 1/2 या फिर 1/2 से लेस देन अगर हम कोई सा भी रियल नंबर चूज कर लें वो जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है। और अब अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है इसका मतलब गिवन सीक्वेंस an इज नॉट अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो बस हो गया हमारा प्रूफ कि जो an सीक्वेंस है an इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 एंड सो ऑन प्लस 1/n ये एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं है। अब एक एग्जांपल और देखते हैं, आपको सारी चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो नेक्स्ट एग्जांपल ये है the sequence an where an is equal to 1 plus 1/1 factorial plus 1/2 factorial plus 1/3 factorial and so on plus 1/n factorial is a convergent sequence। यहाँ पर हम लोग को एक सीक्वेंस दी गई ना an, और इस सीक्वेंस को प्रूफ ये करना है कि ये एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। तो वही हम लोग कॉसी क्राइटेरिया फॉर कन्वर्जेंस का यूज करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको प्रूफ करेंगे कि ये एक कॉसी सीक्वेंस है, क्योंकि कॉसी क्राइटेरिया फॉर कन्वर्जेंस क्या कहता है कि अगर आप किसी सीक्वेंस को कॉसी सीक्वेंस प्रूफ कर देते हो ना
तो वो एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगी। और इसका कन्वर्सली पार्ट भी ट्रू होता है कि अगर कोई एक सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो फिर वो कॉसी सीक्वेंस होगी, लेकिन यहाँ पर तो हम लोग को प्रूफ करना है कि ये एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, तो हम लोग इसको कॉसी सीक्वेंस प्रूफ करेंगे। तो पहले तो मैं आप लोग को कॉसी सीक्वेंस की कंडीशन याद दिला देता हूँ। कॉसी सीक्वेंस की कंडीशन ये होती है, फॉर एवरी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m such that mod of an minus am is less than epsilon whenever n is greater than and equal to m। तो ये होती है कॉसी सीक्वेंस की कंडीशन। तो मान लेते हैं कि हमें कोई एक एप्सिलॉन दिया गया है, एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 एंड n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू m। देन इसके बाद अब हम लोग डिफरेंस को चेक करते हैं कि mod of an माइनस am ये डिफरेंस क्या आ रहा है, इसको फिर लेस देन एप्सिलॉन पुट कर देंगे। तो पुट करने के बाद हम लोग m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो उस m की वैल्यू से ग्रेटर देन जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होंगे ना, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे कि mod of an माइनस am इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस डिफरेंस को चेक कर लेते हैं। तो an तो हम लोगों को यहाँ पर ये दिया गया है ना, तो an हम लोगों ने यहाँ पर ये लिख दिया। अब यहाँ पर देखो 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन प्लस 1/m फैक्टोरियल प्लस 1/m प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन प्लस 1/n फैक्टोरियल। अब यहाँ पर ये बीच में मैंने क्यों लिखा, क्योंकि देखो जो n की वैल्यू है वो m से ग्रेटर देन है ना, तो अगर n m से ग्रेटर देन है तो जब आप an निकालोगे तो बीच में mth टर्म भी तो मिलेगा ना, मतलब am प्लस 1 am प्लस 2 ये भी तो एलिमेंट मिलेंगे ना। तो मैंने यहाँ पर उन एलिमेंट को भी लिख दिया है, क्योंकि आगे अभी जब हम am निकालेंगे ना, तो am निकालने के बाद जब इसको सॉल्व करेंगे an माइनस am, तो सॉल्व करने में हम लोग को आसानी रहेगी, क्योंकि बहुत सारे टर्म कैंसिल हो रहे होंगे। तो an तो हम लोगों के पास ये आ गया। अब जब हम am निकालेंगे तो जहाँ जहाँ n है उसकी जगह m को रिप्लेस कर देते हैं, तो am हमारे पास ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर तो देखो टर्म कैंसिल हो रहे हैं ना, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 1/1 फैक्टोरियल से 1/1 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से टर्म कहाँ तक कैंसिल हो जाएंगे, 1/m फैक्टोरियल से 1/m फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बच जाएगा mod of an माइनस am इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई m प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस 1 डिवाइडेड बाई m प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन प्लस 1 डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अब आप लोगों को एक इनइक्वालिटी याद होगी, इनइक्वालिटी ये है n फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1 फॉर ऑल n। तो हम लोग इसी इनइक्वालिटी का यहाँ पर यूज करेंगे। तो देखो अगर n फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1 है, तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले ले तो ये क्या हो जाएगा, 1/n फैक्टोरियल इज लेस देन एंड इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर n माइनस 1। तो अगर हम इस इनइक्वालिटी का यहाँ पर यूज करें तो 1/m प्लस 1 फैक्टोरियल को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 1/m प्लस 1 फैक्टोरियल इज लेस देन एंड इक्वल टू 1/2 की पावर m। इसी तरीके से 1/m प्लस 2 फैक्टोरियल को हम लोग लिख सकते हैं 1/m प्लस 2 फैक्टोरियल इज लेस देन एंड इक्वल टू 1/2 की पावर m प्लस 1। इसी तरीके से हम लोग आगे के एलिमेंट भी ले सकते हैं। तो 1/n फैक्टोरियल को हम लोग ले सकते हैं 1/2 की पावर n माइनस 1, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल करेंगे ना तो यही तो आएगा ना, 1/n फैक्टोरियल इज लेस देन एंड इक्वल टू 1/2 की पावर n माइनस 1। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2m प्लस 1/2 की पावर m प्लस 1 प्लस 1/2 की पावर m प्लस 2 एंड सो ऑन प्लस 1/2 की पावर n माइनस 1। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर हम इन सभी में से 1/2 की पावर m को कॉमन ले लें तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ बचेगा 1/2, देन इसके बाद नेक्स्ट टर्म में हमारे पास बचेगा 1/2 की पावर 2 एंड सो ऑन। तो अगर हम इन सभी में से 1/2 की पावर m को कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 1/2 की पावर m ब्रैकेट में 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस 1/2 की पावर n माइनस m माइनस 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसको भी सॉल्व करेंगे। तो अब जब इसको भी सॉल्व करें तो ये क्या दी गई, जीपी दी गई ना, तो जीपी को तो इजीली हैंडल कर सकते हो आप। तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर m 1 माइनस 1/2 की पावर n माइनस n डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/2। अब यहाँ पर सिंपल सी कैलकुलेशन है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 की पावर m माइनस 1 माइनस 1/2 की पावर n माइनस 1। अब यहाँ पर मैं आप लोग को सॉल्व करके तो नहीं बताऊंगा कि देखो यहाँ पर 1 माइनस 1/2 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 1/2 बचेगा, तो ये तो मैं आप लोगों को नहीं बताने वाला। सिंपल सी कैलकुलेशन है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद हमें यही मिलेगा। ठीक है, और ये वाली जो क्वांटिटी होगी वो लेस देन एंड इक्वल टू होगी 1/2 की पावर m माइनस 1, क्योंकि यहाँ पर 1/2 की पावर m माइनस 1 में से हम लोग कुछ तो कम कर रहे हैं ना, तो हम लोग उसको हटा देते हैं। तो अगर हम उसको हटा देंगे तो जो ये वाली क्वांटिटी आएगी ये इस वाली क्वांटिटी से ग्रेटर देन हो जाएगी ना, तो इसको हम लोगों ने लिख दिया इस लेस देन एंड इक्वल टू 1/2 की पावर m माइनस 1। तो ये जो यहाँ
यहाँ पर जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे ये क्या था, मॉड ऑफ ए एन माइनस ए एम, इसी को तो हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे ना। तो हमारे पास अब क्या आ गया, मॉड ऑफ ए एन माइनस ए एम इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1/2 की पावर m माइनस 1। और इसको अगर हम लेस देन एप्सिलॉन कर दें, मतलब 1/2 की पावर n माइनस 1 इज लेस देन एप्सिलॉन, तो इसको जैसे ही एप्सिलॉन करेंगे तो यहाँ से हम लोग m की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं ना। तो 1/2 की पावर m माइनस 1 लेस देन एप्सिलॉन तभी होगा जब 2 की पावर m माइनस 1 इज ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन होगा। तो जब इसको सॉल्व करके जब हम लोग m की वैल्यू निकालेंगे तो m की वैल्यू हमारे पास आएगी m इज ग्रेटर देन log 1/एप्सिलॉन इंटू log 2 की पावर माइनस 1 प्लस 1। तो ये हमारे पास m की वैल्यू आएगी। अब ये m की वैल्यू कैसे आई आप लोगों को बतानी पड़ेगी, या फिर आप लोगों को समझ आ गई कि ये m की वैल्यू कैसे आई। चलो बता देता हूँ कि कैसे m की वैल्यू आई। देखो पहले तो यहाँ पर दोनों साइड log ले लो। तो जब आप log लोगे तो log की एक प्रॉपर्टी आप लोगों को याद है कि log a की पावर b, तो वो जो पावर में b होती है वो आगे आ जाती है ना, मतलब b log a, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर log लोगे बोथ साइड तो ये क्या हो जाएगा, log 2 की पावर m माइनस 1 इज ग्रेटर देन log 1/एप्सिलॉन, ठीक है। तो ये जो पावर में है ना m माइनस 1 ये आगे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा m माइनस 1 इंटू log 2 इज ग्रेटर देन log 1/एप्सिलॉन। अब इस log 2 को इधर पहुंचा दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, log 1/एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई log 2। तो डिवाइडेड बाई log 2 को हम ये भी तो लिख सकते हैं ना, log 2 की पावर माइनस 1, तो वही मैंने यहाँ पर लिखा था। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m माइनस 1 इज ग्रेटर देन log 1/एप्सिलॉन इंटू log 2 की पावर माइनस 1। अब जो इधर माइनस 1 था उसको इधर ले आइए तो हमारे पास यही आ जाएगा, m इज ग्रेटर देन log 1/एप्सिलॉन इंटू log 2 की पावर माइनस 1 प्लस 1। तो ये हमारे पास m की वैल्यू आ गई और हम लोग को m की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी। तो अगर हम इस m की वैल्यू से ग्रेटर देन जितने भी पॉजिटिव इंटीजर चूज करेंगे ना, वो सभी पॉजिटिव इंटीजर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे कि मॉड ऑफ ए एन माइनस ए एम इज लेस देन एप्सिलॉन। तो अगर m से जितने भी ग्रेटर देन पॉजिटिव इंटीजर n हैं वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसका मतलब ए एन इज द कॉसी सीक्वेंस। और अगर ए एन एक कॉसी सीक्वेंस हो गया इसका मतलब क्या हो गया कि ए एन एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है बाई कॉसी क्राइटेरिया फॉर कन्वर्जेंस। तो शो कर दिया ना कि ए एन एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। तो आई होप आपको ये वाला एग्जाम्पल अच्छे से समझ आया हो। और वैसे भी मैंने आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर की हैं, मैंने ऐसी कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी है जो मैं आप लोगों को नहीं बताऊं, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ हो, चाहे वो कितनी भी बड़ी चीज़ हो, मतलब कितनी भी हार्ड हो, मैंने उसको भी बहुत सिंपल तरीके से समझाया है। तो आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर मान लो बाई चांस कहीं भी दिक्कत हुई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि सर हमें यहाँ पर समझ नहीं आया, कि भैया हमें यहाँ पर समझ नहीं आया। तो जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो कहीं भी दिक्कत हुई हो, कैसी भी दिक्कत हुई हो आपको समझने में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। तो अब आप लोगों को कॉसी क्राइटेरिया फॉर कन्वर्जेंस भी समझ आ गया होगा और कॉसी जनरल प्रिंसिपल फॉर कन्वर्जेंस भी समझ आ गया होगा। तो मैंने आपको पहले भी एक बात बताई थी कि आप लोग इस कॉसी सीक्वेंस के चैप्टर में 3 बातों को जरूर ध्यान रखना। एक तो कॉसी सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या होती है इसको ध्यान रखना, एंड सेकंड कॉसी क्राइटेरिया फॉर कन्वर्जेंस के स्टेटमेंट को याद रखना, एंड थर्ड लास्ट कॉसी जनरल प्रिंसिपल फॉर कन्वर्जेंस के स्टेटमेंट को भी याद रखना। दैन इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मुझे अभी खुद नहीं पता है कि मैं आप लोगों को क्या पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में अब मैं जो भी कल स्लाइड बनाऊंगा वही मैं स्लाइड आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। तो अभी तो नहीं बता सकता कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ। और आप लोगों से मेरी एक छोटी सी शिकायत है, वो ये है कि आप लोग मेरे लेक्चर्स को देख रहे हो लेकिन उसको लाइक नहीं कर रहे हो और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हो, क्योंकि इस चैनल का वॉच टाइम तो तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है लेकिन सब्सक्राइबर तेज़ी से इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब आप लोग को मेरे लेक्चर्स पसंद तो आ रहे हैं लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। तो अगर आप लोग को पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और साथ में अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए, जिससे आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी बेनिफिट हो जाएगा। और आपका बेनिफिट ये होगा कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपके लिए मैं इसी तरीके के अच्छे अच्छे कोर्सेज मतलब जल्दी जल्दी से लेके आता रहूँगा। तो अगर आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हो तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज लेके आऊँ। तो प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय।